जय श्री राम सभी को। लाइव क्लास के इस सेशन में हम अपने दूसरे चैप्टर के अंदर जो आपके दो विधियां बाकी रही थी उन विधियों के बारे में हम यहाँ पर अभी अध्ययन करेंगे। पिछली विधि हमने आश्रम, प्रभाजी आश्रम, ऐसी बहुत सारी विधियां पढ़ी थी। उसी विधि के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। आज आपके अंतर्गत विवरण जो दिया हुआ है वह है वायु से गैसों को कैसे पृथक करेंगे। अब आप इस सोच में पड़े होंगे कि वायु से गैस क्या है, कैसे पृथक करेंगे। पृथक का मतलब अलग करना। कैसे करेंगे, किसको? वायु को। क्योंकि हमको पता है ये वायु जो है वो वायु गैसों का मिश्रण है। कौन कौन सी गैसें होती है सबको पता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन, ऑर्गन, जलवाष्प, ऐसी बहुत सारी गैसें हैं वो इस वायु के अंदर मिली हुई होती है। इसलिए गैसों का एक मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब है जिसकी बनावट समान है। क्योंकि आप जिस हवा में घूम रहे हो, जिस वातावरण में घूम रहे हो, उस वातावरण में आपके जो ये गैसों के भाग हैं वो गैसों के भाग आपको कोई भी गैस पृथक रूप से दिखाई नहीं देती है कि आप ये कंफर्म कर पाओ कि ये ऑक्सीजन है या ये नाइट्रोजन है या ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यानी कि आपको सभी गैसें एक समान प्रकृति की दिखाई देती है। इसलिए कैसा मिश्रण रहेगा? ये समांगी मिश्रण रहेगा। अब इस समांगी मिश्रण से जैसे मान लो O2, N2, CO2, इनको अलग करना है। इनको अलग करने के लिए क्या करेंगे? इनको अलग करने के लिए हमारे पास क्या ऐसी विधि रहेगी जिसके द्वारा इन गैसों को पृथक किया जा सकता है? तो उसके लिए विशेष रूप से एक ही विधि काम आती है, वो आती है प्रभाजी आसवन। मैंने आपको पिछली लाइव क्लास में प्रभाजी आसवन के बारे में बताया था। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा वायु के मिश्रणीय घटकों को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। वायु के मिश्रणीय घटक प्रभाजी आसवन विधि द्वारा ही अलग होंगे। अब प्रभाजी आसवन विधि मैंने पिछले लाइव क्लास में बताया था क्या होती है, तो जरा मुझे बताएंगे प्रभाजी आसवन विधि क्या होती है। प्रभाजी आसवन विधि मैंने पिछली लाइव क्लास के अंदर आपको बताया था। प्रभाजी आसवन विधि में ऐसी विधि, नोट करते जाना कॉपी के अंदर, ऐसी विधि जिनके मिश्रणीय प्रभागों में प्रत्येक तत्व का क्वथनांक में 20 डिग्री का अंतर हो तो उसे प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। यानी कि आप जो भी पदार्थ अलग कर रहे हो प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। आप जो भी पदार्थ अलग कर रहे हो उस पदार्थ को अलग करने के लिए उसका जो क्वथनांक है, उस क्वथनांक में कितने डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होना चाहिए। ध्यान रहे आसवन और प्रभाजी आसवन में थोड़ा सा फर्क है। आसवन विधि में तो क्या था कि उनके मध्य में बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए क्वथनांकों में। जैसा कि जल और एसीटोन के मिश्रण में हमने देखा था। जल और एसीटोन के मिश्रण में क्या था कि आपको जो मिश्रण दिया हुआ था उस मिश्रण में दोनों का जो अंतर है वो काफी हो। तो जल का 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है, ऑक्सीजन का 56 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है, यानी कि 44 डिग्री का अंतर था। लेकिन प्रभाजी आसवन में क्या कह रहा है? कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो। ज्यादा से ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम दो तत्वों के मध्य में कितना अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए। तब प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उस तत्वीय मिश्रण को हम आसानी से अलग कर पाएंगे और उन प्रभावों को हम आसानी से बटवा पाएंगे।
अब आप सोचोगे कि ये तो गैसें हैं, गैसों को किस प्रकार से अलग करना। तो गैसों को अलग करने के लिए पहले क्या किया जाता है कि इनको जो संपीड़ित करने वाले जो भूभाग है, प्रभाग है, उसमें संपीड़ित करने का काम करता है। संपीड़ित कैसे करेंगे? तो संपीड़ित करेंगे इनको दाब लगाकर। उसके ऊपर क्या लगाएंगे हम? दाब लगाएंगे। कैसे? तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, गैसीय अवस्था के जो कण होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, इस प्रकार से बिखरे हुए होते हैं। जब आप इनको दाब लगाओगे, यानी इस तरफ से भी प्रेशर पड़ेगा, इस तरफ से भी प्रेशर पड़ेगा, तो इस तरफ से प्रेशर पड़ने पर ये कण छिड़केंगे अपनी जगह से, इस तरफ भी प्रेशर पड़ने पर ये कण छिड़केंगे अपनी जगह से, और ये जो कण है वो एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। तो दाब लगाकर इन कणों को क्या करना है? पास में लाना है। दाब लगाने के बाद क्या करना है? आपको ताप घटाना है, यानी कि ताप अधिक है इसलिए कण बिखरे हुए हैं। दाब लगाओगे, ताप कम करोगे, वैसे ही यह किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? अपनी दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसको हम कौन सी अवस्था कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं। यानी कि जो हवा थी, उस हवा के कणों को हमने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने पर इसको हम इतना प्रेशर लगाया कि उसकी अवस्था है वो गैस से सीधी द्रव में परिवर्तित हो गई। अब द्रव्य अवस्था से हमको ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं करना है। द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के बाद उसे क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे। अलग अलग क्वथनांकों पर आपको अलग अलग गैसें हैं वो प्राप्त हो जाएगी। अलग अलग गैसें प्राप्त होने के लिए उनके अलग अलग क्वथनांक होते हैं, उन क्वथनांकों पर उनको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्वथनांक ऑक्सीजन का -183, ऑर्गन का -186 और नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इनको हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस को अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, ऑर्गन को अलग कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर सकते हैं। ऐसे ही इन गैसों को आप प्रभावी आसवन विधि के द्वारा वायु के समांगी मिश्रण से अलग पृथक किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली विधि जो है वो हमारे पास है, अगली विधि के अंतर्गत चलते हैं। हाँ जी, अगली विधि में किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास कोई अशुद्ध नमूना है, अशुद्ध का मतलब है वो जो ही जिस नमूने से हमको शुद्ध पदार्थ निकलना है उसका, अशुद्ध नमूने से कॉपर सल्फेट शुद्ध कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए छोटा सा प्रयोग रहता है, उस प्रयोग को करना पड़ता है। उस प्रयोग के आधार पर हम आसानी से इसको अलग कर पाएंगे। तो जो अशुद्ध जो हमारे पास अशुद्ध नमूना है उसको चीनी मिट्टी की प्याली में लेकर रखें। चीनी मिट्टी की प्याली में आपने उसको ले लिया, 5 ग्राम लेना है, ज्यादा नहीं लेना आपको। 5 ग्राम आपने कॉपर सल्फेट का चूर्ण है वही चीनी मिट्टी की प्याले में रख दिया। अब क्या करना है? जल की न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम का मतलब जल, इसके अंदर जल डालना है, लेकिन जल इतना नहीं डालना है कि उसका पूरा घोल बन जाए। एक न्यूनतम मात्रा में जल डालना है। जैसे हम तिलक लगाने के लिए कुमकुम कैसे करते हैं, तिलक लगाने के लिए कुमकुम कैसे करते हैं, उसको इस प्रकार से इसमें आपको भी उस जल को अंदर डालना है। ठीक है, आगे जब इसको घोल बना दिया, अब इस घोल को छनक पत्र में लेकर छानना है। छनक पत्र के अंदर इसको छानेंगे और छान कर उसको अलग रख देंगे। अब इसका क्या करेंगे? संतृप्त विलयन मैंने बता चुका हूं कि विलायक और विलय में से किसी एक का प्रभाव ज्यादा होगा, विशेष रूप से विलय की मात्रा ज्यादा होगी, वह संतृप्त विलयन है। और संतृप्त विलयन बनाने के लिए जो आपने जल बोला उस जल को काफी मात्रा में वाष्पीकृत करना पड़ेगा। वाष्पीकृत करेंगे तो वाष्पीकृत करने पर जल है वह अपने स्थान से ऊपर उठ जाएगा और वाष्पित हो जाएगा। जो भी संतृप्त विलयन बनाओगे, संतृप्त विलयन बनाने के बाद
ये जो आपके घोल है इसमें से जल वाष्पित हो जाएगा, पीछे बचेगा कुछ भाग विलीनित रूप में गाढ़ा भाग, उसको आप 24 घंटे के लिए यानी कि कम से कम 1 दिन के लिए कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। 1 दिन के लिए जो आपने जल को वाष्पित करवाया है, वाष्पित करवाने के बाद पीछे बचा हुआ जो कॉपर सल्फेट का हल्का सा जलीय मिश्रण वाला भाग, उसको आप दिन भर के लिए 1 दिन के लिए छोड़ दें, 24 घंटे के लिए छोड़ दें, उसको कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद जब दूसरे दिन आप उसको देखोगे तो आपको छोटे छोटे दाने के रूप में वो रचना है वो दिखाई देगी। ये रचना क्या कहलाती है? क्रिस्टल कहलाती है। और इस विधि को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि कहते हैं। इसके द्वारा हम आसानी से जो नमक जैसे पदार्थ है उनको आसानी से शुद्ध कर सकते हैं। यानी कि जब समुद्र से हम नमक निकालते हैं वो अशुद्ध होता है, उस अशुद्ध नमक को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं, जिसमें उस प्रवाह के अंदर थोड़े से जल की उपस्थिति के आधार पर छोटे छोटे क्रिस्टलों का निर्माण होता है। उस क्रिस्टलों के निर्माण से अशुद्ध नमूनों में से शुद्धता की परख की जाती है, शुद्धता को बाहर निकाला जाता है। इस विधि को आपके क्रिस्टलीकरण विधि कहा जाता है। तो ध्यान रहे, क्रिस्टलीकरण विधि विशेष रूप से जो आपके नमक वगैरह जो निकालते हैं उसको साफ करने के लिए विशेष रूप से ये उपयोग में आने वाली विधि है, जिसका उपयोग है वो अधिकांश रूप में अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। आगे है इसके कुछ कारण है जिसके कारण से ये वाष्पीकरण विधि से थोड़ी उत्तम कही जाती है। इसमें भी वाष्पीकरण ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। वाष्पीकरण करके आपको शुद्धता प्राप्त करनी है, लेकिन शुद्धता प्राप्त करने के लिए आपको कुछ कारणों के आधार पर इसकी सुरक्षा हमको ज्यादा मात्रा मिलेगी वाष्पीकरण की अपेक्षा। वाष्पीकरण तो करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, जल वाष्पित होकर जो पदार्थ मिलेगा वो आपको उस मिश्रणीय भाग का एक अलग प्रभाग है वो मिल जाएगा। लेकिन वाष्पीकरण की विधि के अंतर्गत इसको हम छनक पत्र से छानेंगे तब जाकर हमारे पास जो क्लियर चीज है वो हमको प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, कुछ चीनी के समान गर्म होने पर झुलस जाते हैं। तो ऐसे ठोसों को अलग करने के लिए ये विधि काफी मात्रा में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण में तो वो जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उनको आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि उपयोग में ली जाती है। इसके अलावा छानने के पश्चात अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर भी कुछ अशुद्धियां उसमें रह सकती हैं, जो वाष्पीकरण विधि में आपको मिलेगी। लेकिन इस विधि में आपको अशुद्धियां नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने छनक पत्र से पहले छानकर फिर वाष्पीकरण की क्रिया करवाई है। वाष्पीकरण में क्या होगा कि आप अगर उसको छानकर भी उपयोग में ले रहे हो तो भी कुछ ना कुछ अशुद्धियां उसके अंदर चली जाएगी। तो ये दो कारणों से विशेष रूप से क्रिस्टलीकरण विधि है वो हमारे लिए उपयुक्त होती है। ध्यान रहे, इसका उपयोग विशेष रूप से कहाँ होता है? तो एक तो होता है समुद्री जल से नमक को शुद्ध करने में, और अशुद्ध नमूनों में से फिटकरी को पृथक करने के लिए इस विधि का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये तो थी आपके इतनी विधियां। ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिन विधियों का उपयोग करके हम कई पदार्थों को साफ कर सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं, अशुद्ध भी कर सकते हैं, और प्रकृति में जो मिश्रणीय रूप में मिले हुए हैं उनको शुद्ध रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने यहाँ पर वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा, अपकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ा, निष्कालना के बारे में पढ़ा, ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ा, आसवन के बारे में पढ़ा, प्रभादी आसवन के बारे में पढ़ा, और क्रिस्टलीकरण के बारे में पढ़ा। ऐसी ही अनेक विधियां, अभी वर्तमान में तकनीकी का युग है, तकनीकी के युग के कारण ऐसी अनेक विधियां विकसित की गई हैं जिन विधियों का उपयोग करते हुए आप अनेक प्रकार के मिश्रणीय प्रभागों को अलग कर सकते हैं। एक ऐसा ही आपकी किताब में जल घर का चित्र दिया हुआ है, किताब सबके पास होगी आपके, तो आप जरा देखेंगे उसमें जल घर में जल को कैसे शुद्ध किया जाता है। उसको शुद्ध करने के लिए पूरी एक प्रणाली लगी हुई होती है, उसके आधार पर उसको शुद्ध करने का प्रक्रम वो किया जाता है। तो जल को शुद्ध करने के लिए भी इस प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करके जल के अंदर मिली हुई अशुद्धियों को पृथक कर सकते हो। अब आप कहोगे जल को शुद्ध करने के लिए हम हमारे घर में जल को छानते हैं, छानने पर बड़ी बड़ी अशुद्धियां रहती है, लेकिन जो उसमें घुली हुई पूर्णतः अशुद्धियां जो घुलनशील हो गई है, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए वाष्पीकरण विधि का भी सहारा ले सकते हैं, क्लोरीनीकरण विधि का भी सहारा ले सकते हैं, और ओजोनीकरण विधि का भी सहारा लेकर उसमें घुली हुई अशुद्धियों को है वो आसानी से दूर किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, ऐसी अनेकों विधियां हैं। आधुनिकता जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे अनेकों विधियां विकसित हो रही हैं। उन विधियों के माध्यम से हम आसानी से उन मिश्रणीय प्रभागों को अलग कर सकते हैं जिसका हमको उपयोग करना है।
तो ये तो थी आपके मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने की कुछ विधियां। अब हम आगे पढ़ते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बहुत अच्छी बात है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हो। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पर एक चीज लिखी हुई है, वो लिखी हुई है आपके परिवर्तन। क्या लिखी हुई है? परिवर्तन। ये परिवर्तन चीज लिखी हुई है। ये परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। अब यहां पर भौतिकता की बात हो रही है और यहां पर रासायनिकता की बात हो रही है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव या बदलना। भौतिक परिवर्तन यानी कि भौतिक क्रियाओं से बदलना, रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक क्रियाओं से बदलना। दो प्रकार के परिवर्तन। तो पहला परिवर्तन जरा ध्यान देंगे इधर, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के बाह्य गुण, पदार्थ के बाह्य गुण यथा रंग, दिखावट, बनावट, गलनांक, क्वथनांक आदि में परिवर्तन हो, आदि में परिवर्तन हो तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि बाह्य गुण में आप बहुत सारे गुण देख सकते हो, जैसे उसका रंग है, उसका रूप है, उसका प्रकार है, वो किस प्रकार का अपना माध्यम रखता है, उसका गलनांक कितना है, उसका क्वथनांक कितना है। यानी कि आप उसकी हर प्रकार की स्थिति, कठोरता, दृढ़ता, घनत्व, ऐसी बहुत सारी जो बाहर से हमको दिख रही है, बाहर से वस्तु कैसी दिख रही है, उसके आधार पे आप उस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हो। और उसमें अगर बदलाव होता है तो वो आप कह सकते हो भौतिक परिवर्तन है। जैसे भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जल का क्या बनना? बर्फ बनना। बर्फ का क्या बनना? जल बनना। उसी प्रकार जल का क्या बनना? गैस बनना। और गैस का क्या बनना? पुनः जल बनना। ध्यान रहे, जल कौन सी अवस्था थी? अवस्था परिवर्तन हुई। जल द्रव अवस्था थी, बर्फ बना ठोस अवस्था। ध्यान रहे, इनके भौतिक संघटक में परिवर्तन हो रहा है। भौतिक का मतलब बाहर से दिखने की चीज है वो बदल रही है, आंतरिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जहां जल H2O के रूप में लिखा जाता है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलेंगे तो जल बनेगा। तो बिल्कुल वही है, जल और बर्फ दोनों एक ही समान की प्रकृति रखते हैं, इसलिए परिवर्तन उनके आकार और प्रकार में हुआ है, न कि उनके रासायनिक संघटकों में हुआ है। यानी कि बर्फ में भी हाइड्रोजन के 2 अणु रहते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु रहता है, और जल में भी हाइड्रोजन के 2 अणु रहते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु रहता है। तो यह केवल अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रहा है। अवस्था परिवर्तन के तहत द्रव का ठोस हो रहा है और ठोस का पुनः द्रव हो रहा है तापमानों की क्रियाओं के आधार पर। तो इस प्रकार के परिवर्तन को आप भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। ध्यान रहे, जरा देखेंगे, इसमें जल से बर्फ बना, लेकिन बर्फ से जल वापस प्राप्त हो सकता है। जल से गैस बनी, अगर गैस को हमने विमुक्त नहीं किया तो गैस से पुनः जल प्राप्त हो सकता है। यानी कि यह परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते। यानी कि एक पदार्थ प्राप्त होने पर उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो यह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है, यानी कि स्थायित्व नहीं होता इसमें। जो भी आपके पदार्थ बनेगा उसको पुनः प्रारंभिक पदार्थ में वापस बदल सकते, जो उसकी मूल प्रकृति, उसमें वापस बदलाव किया जा सकता है, वापस उसको जोड़ा जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में आपके यही रहेगा कि
जो परिवर्तन है वो परिवर्तन केवल बाहरी तौर पर होगा, और बाहरी तौर पर होने के साथ साथ में आप उस पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हो जो पदार्थ आपने जिसके अंदर बदलाव किया है। तो ऐसा परिवर्तन आपके भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अब जरा हम दूसरे परिवर्तन की बात करते हैं, वो है रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं जरा, मैं यहाँ कुछ उदाहरण बोलूंगा, उन उदाहरणों पर आपको विचार करना है। दूसरा परिवर्तन है वो आपके रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, हाँ बहुत बढ़िया, दीपिका जी का स्वागत है, और भैया सिंह भी जुड़ा है, उसका भी स्वागत है। आगे जो पढ़ाया है वो अब आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा, तो आप उसको रिकॉर्डिंग को देख लेना। रासायनिक परिवर्तन की बात करी, अभी मैंने भौतिक परिवर्तन की बात करी, बाह्य गुणों की बात हो रही थी। रासायनिक परिवर्तन में आंतरिक गुणों की बात होगी। कुछ उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण, थोड़ा विचार करेंगे, जो घर में हम सेब खाते हैं, जो सेब खाते हैं उस सेब को काट कर रखते हैं, तो काटी हुई सेब रखने पर क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। ये उदाहरण है। सेब तो सेब ही रहेगी, लेकिन काट कर रखने पर लाल हो जाती है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर क्या लगना? जंग लगना। यानी कि लोहा जब हम घर पे लगाते हैं तब तो बहुत बड़ा चमकदार भाग होता है, लेकिन जैसे जैसे वह किसी अन्य संगठनों के कांटेक्ट में आता है तब उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत का निर्माण होता है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगना, जिसके कारण लोहा धीरे धीरे संक्षारित होता है, उस प्रक्रिया में लोहे पर जंग लगना की क्रिया उसको कहा जाता है। इन दोनों ही उदाहरणों में आपको ध्यान देना, नया पदार्थ बनना। लोहे पर जंग लगना भी नया पदार्थ है, सेब को काटकर लाल हो जाना भी एक नया पदार्थ है, क्योंकि सेब सफेद रंग का होता है बाद, लेकिन वह लाल हो जाता है उसको काट के रखने के कारण, किसी के साथ क्रिया करने पर। और अगर हम चाहें कि लोहे पर से जंग को वहां से हटा दें, तो हम हटाने की प्रक्रिया में थोड़ी नाकाम रहेंगे, क्योंकि पूर्णतः जंग उसके ऊपर से नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि उसके आंतरिक गुणों में ही लगभग परिवर्तन हो चुका है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में, पदार्थ के रासायनिक गुणों में या रासायनिक संघटकों में, गुणों में भी कह सकते हैं या संघटक की बात भी कर सकते हैं, संघटक और गुण एक ही होते हैं। रासायनिक संघटकों में, या फिर आप कह सकते हो आंतरिक गुणों में, जो दिखते नहीं है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि उसके संघटकों में पूरा बदलाव हो गया। उदाहरण आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, उसके संघटकों में पूरा बदलाव हो गया। अब आप चाहो तो भी उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते जो पदार्थ आपके मूल अवस्था में था। जैसे एक और उदाहरण देता हूं आपको मैं रासायनिक परिवर्तन का। उदाहरण है दूध का दही बन जाना। दूध का क्या बन जाना? दही बन जाना। अब आप चाहो कि मैं दही को दूध बनाऊं तो दूध नहीं बना सकते, क्योंकि दही का दूध बनना थोड़ा सा क्या है? मुश्किल है। मुश्किल क्या? नामुमकिन है। एक बार दूध को हमने दही के अंदर परिवर्तित कर दिया, यानी कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु की उपस्थिति उसके अंदर करवा दी, तो आप किसी भी परिस्थिति में पुनः उसको दूध की प्रकृति का नहीं बढ़ा सकते। यानी कि उसके आंतरिक संघटकों में ही परिवर्तन कर दिया। जहां दूध कम अम्लीय होता है वहां पर दही बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है। यानी कि आंतरिक संघटकों में ही पूरा परिवर्तन हो गया, उसके रासायनिक गुणों में ही पूरा परिवर्तन हो गया। जहां दूध चाय बनाने के लिए काम आता है, वहां दही
केवल रोटी के साथ खाने के लिए काम आएगा, तो दोनों ही परिस्थितियों में जो पदार्थ बना है वो पदार्थ अपने बदलाव के लिए बना है, और ये बदलाव ऐसा होता है जिसमें आप पुनः अपने मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः हम ये कह सकते हैं यह परिवर्तन कैसे हैं, यह स्थायी परिवर्तन है। यानी कि एक बार अगर परिवर्तित हो गया भाग, तो उसको आप भले ही कुछ भी करो, वो वापस परिवर्तन यानी उसका बदलाव है, वो बदलाव आप नहीं कर सकते। एक और उदाहरण देता हूं मैं इधर, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन क्या, तो आपने जो भोजन किया था वो तो बढ़िया रोटी सब्जी वगैरह खाई थी, दांतों द्वारा उसको पीसा गया और पीसने के बाद पेट में गया। क्या आपने जो जैसा भेजा था भोजन, वो भोजन वापस आपको प्राप्त हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि भोजन के द्वारा तो आवश्यक चीजें तो शरीर ग्रहण कर लेगा, जितनी भी चीजें कचरे के रूप में है, जो मल के रूप में शरीर से बाहर आएगी, जैसा भोजन आपने किया है वैसे भोजन के रूप में वो प्राप्त आपको नहीं होगी। तो भोजन का पाचन भी आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, जो उदाहरण ध्यान देंगे, मोमबत्ती का जलना। ये आपके ध्यान रहे, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन में भी आता है और भौतिक परिवर्तन में भी आता है। अब कैसे आता है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में? मोमबत्ती का जलना, जलने का मतलब है वह ऑक्सीजन के साथ संपर्कित हो रही है, जिसके कारण से वह जल रही है, तो यह रासायनिक संयुजकों में परिवर्तन हो रहा था। मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन मोमबत्ती से जो मोम पिघल रहा है, वह मोम वापस आप इकट्ठा करके पुनः मोमबत्ती के निर्माण के लिए उपयोग में ले सकते हो। तो मोमबत्ती का पिघलना वो आपके हो जाएगी भौतिक परिवर्तन की क्रिया। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, यानी कि मोमबत्ती के जलने में दोनों ही परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। अतः ध्यान रहे, मोमबत्ती का जलना अगर आता है तो वहां भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों की प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों ही प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही बहुत सारे आपको परिवर्तन वो दिखेंगे, जैसे फलों का सलाद बनाना। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि केवल सलाद बनाने का आपने उसको काटा है। लकड़ी का कटना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन लकड़ी के संगठन में परिवर्तन नहीं किया, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, अब आप कहोगे इसको प्राप्त तो नहीं किया सकता। अरे प्राप्त नहीं किया सकता क्या मतलब क्या है? प्राप्त करने का मतलब यह है कि वो मूल पदार्थ हमको प्राप्त होना चाहिए, तो भले छोटे रूप में हो या बड़े रूप में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो लकड़ी को काटोगे तो लकड़ी तो मूल रूप में हमारे पास वैसे भी ऑलरेडी मौजूद है, तो उस स्थिति के अंदर आपके जो परिवर्तन था वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर उसी लकड़ी को आप जला दोगे या कागज को आप जला दोगे, कागज को फाड़ोगे, तो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि कागज चिपका भी सकते हैं, लेकिन नहीं चिपका तो भी कागज की प्रकृति वही है। लेकिन अगर कागज को जला दोगे या लकड़ी को जला दोगे, जलाने के बाद उसका अवशेष बनेगा राख, यानी कि आपने उसका परिवर्तन कर दिया, उसके रासायनिक संयोजकों में परिवर्तन कर दिया, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो उस परिस्थिति में आप उस लकड़ी को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसा परिवर्तन आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ध्यान रहे, रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन आपके अस्थायी परिवर्तनों के तौर पर काम आते हैं, यानी कि वो अस्थायी परिवर्तन होते हैं। तो ये था आपके आज के लाइव सेशन में जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब अगला जो भाग है वो अगला भाग है शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, और जो पाठ का ये अंतिम रूप है, इस अंतिम रूप को हम आगे इसको पढ़ेंगे। अभी